नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति की। क्या इसमें चेंजेज हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें लागू की गई हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में। तो उससे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। 1968 में जब इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, उनके समय में पहली शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब दूसरी शिक्षा नीति आई थी। उसी 1986 की जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसको 1992 में दोबारा से अपडेट किया गया, कुछ माइनर चेंजेस इसमें किए गए थे। इसके बाद 2020 में तीसरी बार नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और यह बदलाव किया जा रहा है लगभग 34 वर्ष के बाद। बात करेंगे यहाँ पे कोठारी कमीशन की। तो दोस्तों, जब कोठारी कमीशन आया था तो कोठारी कमीशन 1964 से लेकर के 1966 तक इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 1968 की शिक्षा नीति जो है लागू की गई थी और जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसको अपनाया गया था, सिवाय जीडीपी के 6% शिक्षा पर खर्च के। यानी कि जो कोठारी कमीशन में लगभग 6% जो जीडीपी है उसका 6% खर्च करने की बात पहले ही कह दी गई थी, लेकिन इसे 1968 की शिक्षा नीति में अपनाया नहीं गया। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है लगभग 34 वर्ष बाद 2020 की शिक्षा नीति, इसमें यह पूरी तरीके से कहा गया है कि जीडीपी का 6% हिस्सा अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी जीडीपी का कुछ परसेंटेज खर्च करते हैं, वो जो 6% से भी ज़्यादा है और बहुत सालों से वो खर्च कर रहे हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कुछ ऐसे देश जो जीडीपी पर अपनी शिक्षा, कुछ देश जो अपनी जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है भूटान। ये लगभग 7.5% अपनी जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करता है। वहीं जिम्बाब्वे जैसा देश, स्वीडन। जिम्बाब्वे तो बहुत ही आप समझ सकते हैं कि कैसा वहाँ का जो है कितनी गरीबी है, फिर भी वो 7.5% जो है जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करते हैं। इसके अलावा कोस्टारिका, फिनलैंड, ये 7% जो है अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं शिक्षा पर। फिनलैंड जो है शिक्षा बेस्ट इन द वर्ल्ड है। फिनलैंड की जो शिक्षा है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड मानी गई है। 7% अपनी जीडीपी का फिनलैंड खर्च करता है। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, किर्गिस्तान 6% खर्च करते हैं। यूके, नीदरलैंड, फ़लस्तीन 5.5% खर्च करते हैं। मलेशिया, कीनिया और कोरिया और यूएसए ये 5% अपनी जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे चाइना की। तो दोस्तों, चाइना खर्च करता है 4% अपनी जीडीपी का। अगर भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत ने अभी तक 2017 और 18 की जो रिपोर्ट है उसमें लगभग भारत ने 2.7% अपनी जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया है। तो अगर देखा जाए, अगर 6% शिक्षा पे खर्च होगा तो कहीं ना कहीं देश जो है पूरी तरीके से शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा और नए नए रिसर्च के अवसर मिलेंगे। क्योंकि बाकी जितने देश मैंने आपको बताए ये अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। इन सभी देशों ने अपने स्कूलिंग सिस्टम को मैसिव इन्वेस्टमेंट के जरिए काफ़ी मेंटेन किया है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है शोध पे ये ध्यान देते हैं शुरू से, चाहे वो प्राइमरी स्टेज हो, चाहे अपर प्राइमरी स्टेज हो या फिर ग्रेजुएशन की स्टेज हो, शोध पे बहुत ज़्यादा ये देश पैसा खर्चते हैं। भारत को ज़रूरत थी कि जीडीपी का 6% खर्च करे। ये कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट थी ये पहले ही कह दिया गया था, लेकिन 1968 में ये अपनाया नहीं गया। अब इसको अपनाया गया है 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है। राज्य केंद्र सरकार मिलाकर लगभग 10% खर्च करते हैं। ये पूरा एक रिपोर्ट है, उसमें यह ब्यौरा दिया गया है कि और जो स्कूलों का मेंटेनेंस होता है उसमें राज्य और केंद्र सरकार मिलाकर लगभग 10% खर्च करते हैं। तो उस खर्चे को भी जो है शिक्षा नीति के जरिए बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसको दोगुना किया जाएगा और 10% की जगह 20% खर्च किया जाएगा
जो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर करेंगे, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे फर्नीचर की व्यवस्था हो और चाहे स्कूल मेंटेनेंस की व्यवस्था हो, उस पर जो है दोगुना खर्च किया जाएगा। अब बात करेंगे शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब ये शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। अब समझिएगा कि इस नीति में क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों पहले जो व्यवस्था थी 10+2 की व्यवस्था थी, अब इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, 5, 3, 3, 4 कर दिया गया है। अब समझिएगा जो 5 वर्ष शुरू के हैं उनमें से 3 वर्ष प्री प्राइमरी, ये होगी प्री प्राइमरी की जो पहली 5 साल होंगे ये फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी, और इसमें 3 वर्ष प्री प्राइमरी के लिए होंगे और 2 वर्ष होंगे पहली और दूसरी कक्षा के लिए, और इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी और खेलकूद के जरिए ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, यानी कि इन पर किसी प्रकार का कोई भी सिलेबस निश्चित नहीं रहेगा, सिर्फ एक्टिविटी और खेलकूद के जरिए जो है इनको शिक्षा दी जाएगी। तो प्रथम 5 वर्ष 3 वर्ष प्री प्राइमरी, 2 वर्ष पहली और दूसरी के लिए। अगली जो स्टेज है वो है दूसरी स्टेज 3 से 5 के लिए। तो आपने देखा होगा ये फार्मूला 5, 3, 3, 4, तो इसको समझिएगा 5 वर्ष हो गए फाउंडेशन स्टेज के लिए, और दूसरी जो स्टेज है वो 3 वर्ष की होगी 3 से 5 के लिए। इसमें क्या होगा, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कला पर जोर दिया जाएगा इन बच्चों के लिए दूसरी स्टेज में। और जो तीसरा साल है, तीसरी स्टेज है मिडिल स्टेज, ये 3 वर्ष की होगी, 6 से 8 तक की शिक्षा इसमें दी जाएगी। 9 से 12 ये लास्ट स्टेज है 4 वाली, ये 4 वर्ष की होगी, 9 से 12, 9, 10, 11, 12। इसमें जो है विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी प्रयोगों के तौर पर शिक्षा दी जाएगी, जिससे जो है बच्चे शोध कर सकें और उनके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी के जरिए वो सीख सकें। तो दोस्तों ये जो स्टेज हो गई, ये 10+2 को चेंज करके 5, 3, 3, 4 कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, यानी कि पहले साइंस, आर्ट और कॉमर्स में स्टूडेंट बढ़ जाते थे, कोई जो है कॉमर्स ले लेता था, कोई जो है साइंस ले लेता था, कोई आर्ट ले लेता था, लेकिन अब इस स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि अब बच्चा जो है फिजिक्स के साथ साथ भूगोल भी पढ़ सकेगा, भूगोल के साथ साथ जो है अकाउंट भी पढ़ सकेगा, लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट्स के पूल बना दिए जाएंगे ABCD करके, और उन पूल के हिसाब से बच्चे चुनेंगे, यानी कि जो साइंस का सब्जेक्ट होगा, जो आर्ट का सब्जेक्ट होगा, जो कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा, वो एक साथ पढ़ा जा सकेगा, यानी कि पूरी तरीके से आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन सब्जेक्ट के पूल निर्धारित किए जाएंगे और पूल के हिसाब से बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ पे किया गया कि 5वीं तक जो है मातृभाषा अलाउ रहेगी, जो भी उनकी मातृभाषा है वो 5वीं कक्षा तक मातृभाषा अलाउ रहेगी। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है कि कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। यदि बच्चा उसमें ज़्यादा सक्रिय भाग लेता है तो कक्षा 6 से ही उसको इंटर्नशिप का मौका दे दिया जाएगा, यानी कि वो जा करके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो जा करके जो है इंटर्नशिप कर सकता है, और आगे जो है जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और कंप्यूटर की कोडिंग उसे आती है तो उसको जो है इंटर्नशिप के लिए जो है भेजा जा सकता है। कक्षा 6 से ये व्यवस्था की गई है। और जो 9 से 12 के एग्ज़ाम होंगे, ये बहुत ही मैसिव चेंज है। 9 से जो 12 के एग्ज़ाम होंगे उनको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में अब परीक्षा होगी। यानी यदि आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो छमाही की पहले परीक्षा होती थी अर्धवार्षिक और उसकी होती थी वार्षिक, लेकिन अब दोनों परीक्षाओं में पास होना आपको ज़रूरी होगा। यानी कि कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती थी वो अब सेमेस्टर वाइज होगी। एक साल में एक कक्षा में 2 परीक्षाएं होंगी हर 6-6 महीने पे, और दोनों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो 9 से 12 ये पूरी तरीके से सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। कॉलेज एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि जो कॉलेज में एडमिशन होता है उसमें क्या होगा, यदि आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, इंटर में आपके नंबर अच्छे नहीं हैं और आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं,
तो आपके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। आपको देना होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो यदि आप पास कर लेंगे तो आपके 12वीं के अंक और कैट के अंक यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंक ये दोनों जोड़े जाएंगे। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि नॉर्मली जो है ग्रेजुएशन में मेरिट बनती है। यदि आप मेरिट में नहीं आते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी मेरिट में नहीं आते हैं उनको एक मौका और मिलेगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। यदि टेस्ट पास कर लेते हैं तो 12वीं और टेस्ट के अंक जोड़ करके उनका एडमिशन आगे हो जाएगा। बात करेंगे ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन जो है 3 से 4 वर्ष का होगा। इस ग्रेजुएशन में भी मैसिव चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है? पहले क्या होता था, यदि आप बीए में एडमिशन लेते थे, बीएससी में एडमिशन लेते थे या बीकॉम में एडमिशन लेते थे, तो आप अगर 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद उसको छोड़ देते थे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 1 साल आपने पूरा कर लिया है, उसके बाद ये छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी कि आपने 1 साल जो है ग्रेजुएशन किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, वह आगे आपके काम आएगा। और यदि आप 2 वर्ष बाद छोड़ते हैं तो 2 वर्ष बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि ग्रेजुएशन आप 3 वर्ष के बाद छोड़ते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? बैचलर की डिग्री दे दी जाएगी। और अगर 4 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री के साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ग्रेजुएशन में ये मैसिव चेंज किया गया है, यानी कि ये व्यवस्था की गई है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की पूरी व्यवस्था इसमें की गई है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लें 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बाद। यदि आप उसको छोड़ना चाहें तो आपको 1 वर्ष के बाद जो है सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद डिग्री और 4 वर्ष के बाद डिग्री और रिसर्च सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसे बोलते हैं मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। और दोस्तों नई शिक्षा नीति में एक और व्यवस्था की गई है, यानी कि कई कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं। ये क्या होगा? जो डिजी लॉकर करके इनका जो सॉफ्टवेयर है सीबीएसई की तरफ से, आप यदि कई कोर्स एक साथ कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का कोर्स आप कर रहे हैं और वो एक साथ कर रहे हैं, तो आपको एकेडमिक बैंक, एक होगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपके कोर्स के जो पॉइंट हैं उसी बैंक में, आपकी एकेडमिक बैंक में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जब आपके सभी कोर्स कंप्लीट होंगे, या आप एक कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे या सभी कोर्स का एक साथ लेना चाहेंगे, तो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो क्रेडिट होते रहेंगे। उसके बाद डिजी लॉकर से आप वो सारे जो आपके जितने भी क्रेडिट हैं वो आपके जोड़ करके आपका सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। तो एक साथ 1 साल में कई कोर्स आप एक साथ कर सकेंगे। ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी और डिजी लॉकर से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक बात यहाँ पे की गई कि जो उच्च शिक्षा है उसमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे दिया गया है पूरी तरीके से, यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसमें पूरी तरीके से संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया है। और एक यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि निश्चित फीस का निर्धारण, यानी पूरे इंडिया में एक निश्चित फीस का निर्धारण किया जाएगा कि किस क्लास के लिए कितनी फीस की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इसको जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसको बनाने में लगभग 2 लाख लोगों की राय ली गई है और कोशिश ये की जा रही है, ये ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है इसको जल्दी से कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई है, अब इसको लोकसभा में पेश किया जाए, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाए और राष्ट्रपति के पास जो है हस्ताक्षर हो जाए और उसके बाद ये पूरी तरीके से जो है ये नई शिक्षा नीति 2020 की पॉलिसी लागू हो जाए। न्यू सेशन लगभग 2021 से स्टार्ट किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये जो नया सेशन है नई शिक्षा नीति का, ये 2021 से स्टार्ट हो जाए। दोस्तों उम्मीद है आप बहुत कुछ इसमें समझ गए होंगे नई शिक्षा नीति में जो अहम बदलाव किए गए हैं। रही बात शिक्षक भर्ती की, तो निश्चित रूप से उसके लिए मैं एक वीडियो और लाऊंगा कि किस प्रकार से आगे की शिक्षक भर्ती नई शिक्षा नीति के तहत होनी है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ग्रेजुएशन जो लोग करने जा रहे हैं, जो लोग इंटर में हैं, उनको पूरी तरीके से सरल तरीके से ये चीज़ें पूरी तरीके से पता चलें कि नई शिक्षा नीति में किस प्रकार का बदलाव किया गया है। जल्द ही मिलेंगे एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।